हम डिस्कस करेंगे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या थे, कौन कौन से समाज सुधारक थे और किन किन समाज सुधारकों का आधुनिक भारत में क्या योगदान रहा है, वो आज हम इस लेक्चर में बातें करेंगे। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न इंडिया के अंदर सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो जो आपके राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया था जिसका नाम था ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। तो ये पहले सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं उस टाइम के, ब्रह्म समाज। जो आपके राजा राम मोहन रॉय हैं वो जो हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जो है ना वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर दोनों का इन्होंने मिला जुला स्वरूप जो है समाज के लिए दिया, ठीक है। तो हम इसमें हम बातें करते हैं ब्रह्म समाज में। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी, जो फाउंडर थे इसके, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन्होंने कैलकटा बंगाल में इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखना आपको, कैलकटा बंगाल में, ठीक है। तो जहां तक बात राजा राम मोहन रॉय की है, ठीक है, इनका जो इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, ये मोनोथेइज्म था, यानी इन्होंने एकेश्वरवाद की ओर ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। इनका जो ये समाज था ये एकेश्वरवादी विचारधारा पर चलता था, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन रॉय, इनका मानना था कि हिंदू जो धर्म है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं और उनको हमें दूर करना जरूरी है, ऐसा राजा राम मोहन रॉय सोचते थे, ठीक है। तो इनको जो ये राजा राम मोहन रॉय हैं आपके, ठीक है, यहां लिख लेते हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इनको हेराल्ड ऑफ न्यू एज कहा जाता था, ठीक है, हेराल्ड ऑफ न्यू एज, यानी भारतीय नवजागरण का पिता भी इनको कहा जाता था, हेराल्ड ऑफ न्यू एज कहा जाता था। और साथ ही ने फाउंडर ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता का पिता भी कहा जाता था, फाउंडर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, यानी भारतीय पत्रकारिता का पिता भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बातें हैं हमारी। इनकी जो मैंने बताया कि इनका जो थॉट था वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, दोनों का मिक्सचर ऐसा माना जाता है, मिक्सचर था, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर था राजा राम मोहन राय का, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो आपके बहादुर शाह जफर मुगल किंग थे, ठीक है। तो ये जो थे सॉरी अकबर द्वितीय, मैं बहादुर शाह जफर बता रहा हूं, जो आपके मुगल किंग थे अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड ने इनको क्या था कि इनको टाइटल दिया था, जो ये वाला टाइटल है राजा, ठीक है, इनको ये टाइटल राजा इनको दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात इनके इंडियन सोसाइटी में इनके जो है योगदान की अगर हम बात करें कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला 1822 में, ठीक है। 1822 में राजा मोहन रॉय ने जो है ना मिरात उल अखबार के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला, मिरात उल अखबार, ठीक है। तो ये जो मिरातुल अखबार था आपका, साथ ही इसी के साथ इन्होंने जो है 1822 में एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये एग्जाम में पूछा जाता है संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे, तो वो भी राजा राम मोहन रॉय थे। इसी के साथ 1870 में इन्होंने एक जो है ना कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था हिंदू कॉलेज कैलकटा, हिंदू कॉलेज कैलकटा,
ठीक है। इसके बाद 1825 में इन्होंने जो है 1825 यानी 1825 में एक और कॉलेज की स्थापना की। इसका था वेदांत कॉलेज कलकत्ता, वेदांत कॉलेज कलकत्ता, ये इनका जो है योगदान था आपका। अगर हम बात करें तो जो ये ब्रह्म समाज है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तब आपको आंसर देना है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता बंगाल में की थी, राइट। उसके बाद हम बात करें कि इनका जो थॉट था ब्रह्म समाज का वो मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवादी था, ठीक है। इनको राजा राम मोहन राय को हेराल्ड ऑफ न्यू एज कहा जाता था, ठीक है। ये इनको फाउंडर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म यानी भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इनको कहा जाता था, ठीक है। सॉरी, फादर ऑफ लिख लेते हैं इसको, ये मैंने गलत लिख दिया, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी थॉट की बात करें तो इनका जो थॉट था वो ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों का मिक्सचर स्वरूप था। ये कुछ बातें जो है ना ईस्टर्न कल्चर की ठीक मानते थे और कुछ बातें वेस्टर्न कल्चर की ठीक मानते थे। जहाँ तक एजुकेशन की बात थी, एजुकेशन सिस्टम ये वेस्टर्न कल्चर का हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था उससे अच्छा मानते थे, ऐसा इनका मानना था। इसी के साथ ही 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार जो है निकाला, उसी के साथ एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था संवाद कौमुदी। अगर बात करें 1870 की तो उन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज कलकत्ता की इन्होंने स्थापना की है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजा ने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था, तो राजा का टाइटल या उपाधि देने वाले वो राजा मुगल जो है ना लेटर मुगल पीरियड के जो शासक थे उनका नाम था अकबर द्वितीय, उन्होंने इनको ये दिया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनकी डेथ की। तो इनकी डेथ हो जाती है 1833 में लंदन ब्रिस्टल में। तो 1833 में लंदन का जो है ब्रिस्टल में इनकी डेथ हो जाती है राजा मोहन राय की। तो ये तो थी स्टोरी राजा मोहन राय की, ठीक है। डेथ के बाद अब जो ब्रह्म समाज है इसका आगे क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके आगे इसको कौन चलाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो 1833 में मैंने बताया था कि डेथ हो जाती है किसकी, राजा राम मोहन राय की, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के बाद जो है आपके इनके जो डिसिपल होते हैं, ठीक है, इनके दो डिसिपल्स होते हैं। डिसिपल माने कि शिष्य या इनके जो है ना फॉलोवर या इनका जो अनुपालन करने वाले थे, ठीक है। उनमें जो डिसिपल हैं, एक नाम आता है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर, एक आता है केशव चंद्र सेन। तो इनके दो डिसिपल हैं जो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं, केशव चंद्र सेन और दूसरे हैं आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक जो है ना सभा गठित करते हैं जिसका नाम होता है, एक संस्था का नाम तत्वबोधिनी सभा, ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं ये तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते, फाउंडर होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे। तो क्योंकि तत्वबोधिनी सभा पार्ट बन जाती है आगे ब्रह्म समाज का आगे चलकर, तो हमारे माइंड में यही रिमाइंड करता है राजा मोहन राय। तो ध्यान रहे कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर दो हैं, इन्होंने क्या था आपका तत्वबोधिनी सभा को एस्टेब्लिश किया था या उसकी स्थापना की थी। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे चलकर केशव चंद्र सेन जो है एक
ब्रह्म समाज की एक नई शाखा बनाते हैं जिसका नाम होता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, और ये कब करते हैं? 1866 में, यानी 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो ये जो है, ये तो बारे में था आपके, तो लिख देते हैं कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन, ये भी ध्यान रखें। अब इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये थोड़ा सा स्प्लिट हो जाते हैं, यहाँ पे ये अलग से एक ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है आदि ब्रह्म समाज, और इसकी स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन। यही जो आपका आदि ब्रह्म समाज है, ध्यान रहे, यही जो आपका आदि ब्रह्म समाज है, यही कालांतर में आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से कार्य करता है, ये ध्यान रहे अब आपको। ठीक है, तो ये जो आदि ब्रह्म समाज है यही आपका भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भारतीय ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो यही आपका भारतीय ब्रह्म समाज, हिंदी में भी लिख देता हूं, के नाम से ये संस्था काम करती है। तो ध्यान रहे, ये जो संस्थाएं हैं ये समाज में क्या है? समाज सुधार का कार्य करती हैं, समाज में जो बुराई है उनको दूर करने का कार्य करती हैं, और आपका जो पब्लिक है उसमें अवेयरनेस का ये कार्य करते हैं। तो ये थी बातें आपकी ब्रह्म समाज की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका प्रार्थना समाज। इसको मिटा देते हैं, बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज, देखिए जो ये प्रार्थना समाज है इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी प्रार्थना समाज की, ठीक है, ये हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसने की थी? ध्यान रहे, 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग नाम के व्यक्ति ने डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये जो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं यही जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, तब आपको आंसर देना है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, इसमें बाद में जो है आरजी भंडारकर, ठीक है, आरजी भंडारकर और महागोविंद रानाडे, एमजी रानाडे जिनको शॉर्ट में बोलते हैं, इन दोनों ने क्या किया कि इस संस्था को, आत्माराम पांडुरंग वाली जो संस्था है, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन। ठीक है, तो बाद में ये जो है आपके आरजी भंडारकर और जो आपके महागोविंद रानाडे हैं ये क्या करते हैं? प्रार्थना समाज को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये निम्न में से किसका संबंध जो है प्रार्थना समाज से नहीं है, तो आपको आत्माराम पांडुरंग भी दे देगा, आरजी भंडारकर भी दे देगा, एमजी रानाडे दे देगा, ये नहीं के आसपास का किसी और का नाम दे देगा, या जैसे गोपाल कृष्ण गोखले दे दिया तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो तब आपको आंसर देना है कि ये नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों का संबंध किससे है? इसी से है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, जो ये रानाडे हैं, एमजी रानाडे, इधर लिख लेते हैं एमजी रानाडे। देखिए एमजी रानाडे ने ही जो है इस संस्था को, इस मूवमेंट को, जो प्रार्थना समाज है, इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अगर किसी ने दिलाई है तो वो एमजी रानाडे ने दिलाई है। इन्हीं के वजह से ये सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस हुआ। ठीक है, जो एमजी रानाडे है, एमजी रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इन्हें सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। तो ये बातें हैं कुछ एमजी रानाडे के बारे में, ध्यान रहे, प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ठीक है, इसी के साथ ही जो है, इसी टाइम पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है,
एमजी रानडे की एक डिसिपल थी। ये जो है एमजी रानडे, इनकी एक शिष्या थी, शिष्या या डिसिपल कुछ भी कहें, ठीक है, जिसका नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो पंडिता रमाबाई थी, इन्होंने जो है एक नई संस्था बनाई महिलाओं के लिए, ठीक है, जिसका नाम था आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज, ठीक है। ये फाउंडर है आर्य महिला समाज की। ये केवल जो है फीमेल्स के लिए था, ये ध्यान रहे, किसके लिए था, फीमेल्स के लिए। तो ये डिसिपल थी किसकी, ये रानाडे की डिसिपल थी। अब इनके एक और जो है आपके एमजी रानाडे के ही शिष्य आपके गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए महागोविंद रानाडे जो होते हैं उनके शिष्य होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य होते हैं महात्मा गांधी। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनके एक और डिसिपल होते हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले या जीके गोखले जिनको बोलते हैं, गोपाल कृष्ण, ये ऐसा आपको करना है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये एक सोसाइटी का जो है सोसाइटी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो ध्यान रहे, इनके एक शिष्य होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन करते हैं। इनकी एक शिष्या होती है पंडिता रमाबाई, ठीक है, जो आर्य महिला समाज की स्थापना करती है। ये संस्था केवल फीमेल्स के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये सभी के लिए काम करती है, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रहे, गोपाल कृष्ण गोखले के ही शिष्य होते हैं महात्मा गांधी, यानी एमजी रानाडे के शिष्य जीके गोखले और गोखले के शिष्य कौन थे, आपके महात्मा गांधी। ऐसे आपको क्रम भी याद रखना है, पूछ लिया जाएगा कभी एग्जाम में। आगे अगर हम बात करते हैं अब आता है आपका आर्य समाज। देखिए आर्य समाज जो है, आर्य समाज भी जो है हिंदू धर्म में जो है जो बुराइयां आ जाती हैं, जो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक संस्था का निर्माण होता है जिसका नाम है आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए और जो है हिंदू धर्म जो आपका वैदिक सनातन संस्कृति है उसको समझाने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था आर्य समाज, ठीक है। तो ध्यान रहे, अब हम बात करेंगे आर्य समाज की। आर्य समाज कब हुआ, 1875 में, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती 7 अप्रैल 1875 को, 7 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई, ठीक है। तो महाराष्ट्र का अब राजधानी है बॉम्बे, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था उस टाइम पे। तो बॉम्बे में इन्होंने क्या है, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मूल उद्देश्य जो था वो हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जैसे कि ये जो है ना स्टैचू वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा इन्होंने विरोध किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो है सनातन संस्कृति का अगर कुछ आधार है, ठीक है, वैदिक कल्चर का आधार इन्होंने वेद को माना। तो ध्यान रहे, इनका मानना था कि जो है ना इनके सारे जो इट्स अ बेस्ड ऑन वेदास, यानी वेद को ही इन्होंने आधार माना, ठीक है। और इन्होंने एक नारा दिया कम बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर आप लौटें और वेदों का अध्ययन करें, ऐसा इनका मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनके बारे में जो है माना जाता है कि इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट या शुद्धि आंदोलन,
ये भी ध्यान रहे। तो ये शुद्धि आंदोलन क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी शुद्धि आंदोलन क्या था, देखिए क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर से पहले यहाँ पे जो था जो मुस्लिम जो शासक थे, मुस्लिम रूलर्स थे, उनका टाइम था। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, वो जो है ना इस्लाम को प्रैक्टिस करने लगे थे। तो इनका मानना था कि जो कोई व्यक्ति किसी कारणवश जो है हिंदू संस्कृति को या वैदिक कल्चर को छोड़ के चला गया है, तो वो वापस आ सकता है। उसके लिए कोई क्लोज नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकता। तो इन्होंने क्या किया कि वो लोग जो है वापस आ जाए, यानी रिटर्न इन हिंदुइज्म, रिटर्न टू हिंदुइज्म, इसका मतलब यही था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वापस भी आए इनके कहने से। तो ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, इसी के साथ इन्होंने एक और मूवमेंट चलाई जिसका नाम था गोरक्षा मूवमेंट। गोरक्षा मूवमेंट, ठीक है, यानी गोरक्षा का मतलब है कि यानी काउ सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया है इसमें, यानी गाय की सुरक्षा करनी है किसी न किसी कारण। ठीक है, इनकी एक फेमस बुक है, आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स को पढ़ने के बाद ही जो है कुछ चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें आती है सत्यार्थ प्रकाश सबसे पहले, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसका मतलब है कि सत्य का अर्थ क्या है, उस पर इन्होंने जो है प्रकाश डाला है, इसलिए इसका नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है। इन्होंने जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे कहा भी था कि हमें ना अपना राज चाहिए, इसलिए पहली बार जो स्वराज वर्ड है उसका प्रयोग भी जो है, उसका यूज सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले अगर स्वराज शब्द यूज किया है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो क्या किया, स्वराज शब्द यूज किया है इन्होंने, फर्स्ट टाइम सबसे पहले स्वराज वर्ड इन्हीं में ही यूज किया है। ठीक है, तो ये था आपका आर्य समाज के बारे में। तो ध्यान रहे, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की है। 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, और ये जो ना बेस्ड ऑन है, यानी कि वेद को आधार मानता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने। ठीक है, जो लोग किसी कारणवश जो है ना इस्लाम को प्रैक्टिस करने लगे वापस जो है हिंदू रिलीजन में आ सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने गोरक्षा मूवमेंट चलाया, ये काउ सेफ्टी के लिए था। और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें जो है ना आर्य समाज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। आपकी जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश। साथ ही इन्होंने जो था आर्य समाज का जो सेंटर जो बनाया था वो लाहौर को बनाया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। आर्य समाज का इन्होंने केंद्र जो बनाया था, यानी प्रीचर केंद्र, यानी इसके जो प्रचार का जो केंद्र था वो लाहौर को बनाया था इन्होंने। लाहौर जो अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लाहौर को इन्होंने उसका केंद्र बनाया था। ठीक है, तो हेड ऑफिस इसका लाहौर में था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बातें थी आपकी आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के बाद हम चलते हैं रामकृष्ण मिशन। ठीक है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बारानगर, ये बारानगर कहां पड़ता है, कलकत्ता के पास पड़ता है, नियर कलकत्ता। और कलकत्ता कहां पे है आपका, बंगाल में। ठीक है, तो ये जो रामकृष्ण जो मिशन है इसके जो फाउंडर हैं ये है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, फाउंडर कौन है इसके, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं, जो इनके टीचर हैं, ठीक है, उनका जो नाम था, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, ठीक है, एक सोसाइटी का निर्माण किया जिसका नाम रखा इन्होंने रामकृष्ण मिशन। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया जाता है इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, और इनको क्या किया गया था कि इनको बहुत कम एज में जो है, जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था वहां पे भेजा गया, जहां पे इन्होंने अपने जो भाषण हैं उनसे जो है सभी को प्रभावित किया था स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बाद में, ठीक है। तो रियल नेम मैंने बताया नरेंद्र नाथ था इनका रियल नाम, तो रियल नेम क्या था, नरेंद्र नाथ। और ये शिष्य थे, मैंने बताया आपको, यानी डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके शिष्य थे, ठीक है। 1993 में शिकागो अपेरिमा में जो है ना इन्होंने स्पीच दी थी। 1993 में, शहर का नाम है शिकागो, कहाँ पे पड़ता है, अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी स्पीच दी थी पहली बार। क्यों दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन होना था यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अपना जो स्पीच दी थी, अपना जो भाषण दिया था इनमें, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा यूनिटी यानी एकता के ऊपर जोर दिया था, ठीक है। इसलिए इन्हीं को उसका विजेता माना जाता है। तो इन्होंने यूनिटी पर जोर दिया था, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी रामकृष्ण मिशन के बारे में। अगर इनकी हम बात करें, इन्होंने जो है ना कुछ मैगजीन्स का जो है संपादन किया था, वो मैगजीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो मैगजीन है इनकी, उसका नाम था प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत एक मैगजीन थी, ठीक है। ये इंग्लिश में चलती थी आपकी प्रबुद्ध भारत, ठीक है। दूसरा जो था, एक और मैगजीन थी इनकी उद्बोधन। जो उद्बोधन मैगजीन है ये आती थी आपकी बंगाली में। दो मैगजीन का ये संपादन करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे, रामकृष्ण मिशन के बारे में बता देते हूँ। बारानगर नियर कलकत्ता बंगाल में। फाउंडर हैं आपके स्वामी विवेकानंद, रियल नाम नरेंद्र नाथ था इनका, ये आपको ध्यान रखना है। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, प्रिंसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। 1993 में शिकागो यूएसए में इन्होंने जो है स्पीच दिया था, जहाँ पे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। वहां पर इन्होंने यूनिटी के बारे में बातें की हैं। अगर इनकी मैगजीन की बात करें, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, दो इनकी मैगजीन थी। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो अब बात करें हम, अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क, ठीक है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये ना न्यूयॉर्क में जो है एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। बाद में जो है ना इसका जो है प्रचार प्रसार इंडिया में भी आया, तो इसलिए इंडिया से इसका रिलेशन है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की ने इसको, इसके जो फाउंडर थे, तीन थे। हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की, ठीक है।
दूसरे थे कॉलनल यानी कर्नल हेनरी स्टील, ऑलकट। ठीक है, और थर्ड थे विलियम क्वांग। अब क्या है कि ये 3 ही इसके फाउंडर माने जाते हैं, बाकी इसमें ऐसा माना जाता है 16 प्लस और मेंबर्स थे, लेकिन ये जो 3 जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही इसका जो है सबसे ज्यादा प्रचार किया, ये इसके फाउंडर मेंबर माने जाते हैं। ठीक है, फाउंडर मेंबर। ठीक है, जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1882 में पहली बार जो है मद्रास में इन्होंने अपना सेंटर खोला। तो 1882 में इन्होंने पहला सेंटर कहां खोला? मद्रास में। सेंटर ओपन किया कहां पे? मद्रास में। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट थी इसका जो मूल काम था वो जो था ये क्या थे कि हिंदू जो रिलीजन है, जो आपके वेदास हैं, उनके ऊपर जो है ना ये रिसर्च करते थे और उनमें जो भी अच्छी चीजें होती थी उनको सपोर्ट करता था ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था। ठीक है, तो ये बातें थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अगर आगे बात करते हैं हम 1889 में इन्होंने 1889 में एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? इंग्लैंड की। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है एनी बेसेंट इंग्लैंड से मेंबर बनी इस सोसाइटी की, ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लैंड से क्या बनी? मेंबर बनी किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1898 में आपका एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पे? बनारस में। ये ध्यान रखना है आपको। 89 में वो मेंबर बनी इंग्लैंड से। ठीक है, फिर उन्होंने 98 में जो है एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में, वाराणसी में। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आज आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो आज भी है। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में है। तो लेकिन ये कब बना? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, ये ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU बोलते हैं, लिख देता हूं पूरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको बनाया गया। लेकिन ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसमें अथक प्रयास था आपका। ठीक है, एफर्ट्स ऑफ मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे, उनके प्रयासों से इसको एक यूनिवर्सिटी का स्वरूप दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रहे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है मदन मोहन मालवीय, तो ने तो प्रयास किया था, लेकिन उससे पहले जब ये कॉलेज था तो इसके फाउंडर थी आपकी एनी बेसेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका सत्यशोधक समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। ठीक है, देखिए जो आपका सत्यशोधक समाज है, सत्यशोधक समाज एक्चुअली जो दलित्स हैं इंडिया के अंदर, उनकी मूवमेंट थी, जिसको स्टार्ट किया था महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर इसके माने जाते हैं आपके ज्योतिराव फुले, इनका पूरा नाम था ज्योतिराव फुले, या ज्योतिबा फुले भी कह देते हैं इनको, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने
इनकी जो मूवमेंट थी सत्यशोधक समाज की, इसने सबसे ज्यादा जो वर्क किया था वो दलितों के लिए वर्क किया था, उनकी एजुकेशन के लिए। दो तरीके के व्यक्तियों को इन्होंने एजुकेट करने की वकालत की थी, ठीक है। एक तो जो यहाँ का शूद्र या दलित है, सो कॉल्ड शूद्र या दलित, और दूसरा फीमेल। फीमेल चाहे किसी भी वर्ग की हो, इनका मानना था कि दोनों को शिक्षित करना अनिवार्य है। जितनी भी मैंने मूवमेंट पढ़ाई उसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी मूवमेंट ये लगती है जिन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छी बात की थी कि भाई जो दलित है उसको पढ़ाना चाहिए, जो फीमेल्स है चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखती हो उसको एजुकेट करना जरूरी है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। जो ज्योतिबा फुले थे, ये सारी बातें उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी अपनी, गुलामगिरी। मैं लिख देता हूं। तो ये जो सत्यशोधक समाज थी ये क्या थी, ये दलित ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, और ये दलितों के लिए मूवमेंट का काम कर रही थी, ठीक। किसके लिए मूवमेंट क्या थी, अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के विरुद्ध, अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध यह काम कर रहे थे आपके, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो ध्यान रहे, गुलामगिरी जो पुस्तक है वो महात्मा बुद्ध ने लिखी है, और इसमें उन्होंने जो है जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसके ऊपर प्रकाश डाला है, समझाया कि अनटचेबिलिटी भारत में कैसे होती है, छुआछूत कैसे होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।